समाजवादी ने भारत के जिस महानायक को गद्दार कह के राज्यसभा में संबोधित किया था, आइए जानते हैं कि वे कौन थे। महाराणा सांगा अर्थात महाराणा संग्राम सिंह। इस महान योद्धा के बारे में आप जितना जानेंगे उतना ही आश्चर्य में डूबते चले जाएंगे। लगभग 100 युद्ध और अधिकांश में विजय, शरीर के हर अंग पे जख्मों के निशान सजाए इस रणकेसरी को सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा गया। मानो जैसे रणचंडी ने उसे अपने हाथों से पुरस्कार स्वरूप घावों के आभूषण पहनाए हो। एक युद्ध में इस योद्धा की एक आंख चली गई, वो लड़ता रहा। किसी दूसरे युद्ध में एक पैर नाकाम हो गया, वो लड़ता रहा। किसी युद्ध में एक हाथ कट गया, वह फिर भी उसी उत्साह के साथ लड़ता रहा, जैसे युद्ध नहीं उसकी पूजा हो, तपस्या हो। ऐसी अद्भुत गाथाएं भारत में ही मिलती है। कुछ योद्धाओं की भूख प्यास युद्ध से ही तृप्त होती है। उन्हें न शरीर के घाव विचलित करते हैं, न परिस्थितियों की विकरालता उन्हें रोक पाती है। युद्ध उनके लिए आनंद का उत्सव होता है। समुद्रगुप्त, मिहिर भोज आदि की तरह राणा सांगा भी वैसे ही योद्धा थे। अधिकांश लोग महाराणा सांगा को बाबर से मिली पराजय के लिए जानते हैं। वहीं दूसरी ओर वामपंथी जिहादी इतिहासकार उन्हें लुटेरे बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करने वाले पंजाब के शासक दौलत खान लोधी के बराबर जिम्मेदार बताते हैं, जो वस्तुतः भारत की वामपंथी शिक्षा व्यवस्था का दिवालियापन है। राणा सांगा खुद दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को 2 बार हरा चुके थे, फिर उन्हें किसी बाहरी लुटेरे के सहयोग की क्या आवश्यकता थी। वास्तव में महाराणा सांगा को याद किया जाना चाहिए दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोधी को 2 बार हराने के लिए, गुजरात सल्तनत वाले मुजफ्फर शाह को पराजित करने के लिए। उन्हें याद किया जाना चाहिए मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजित कर 3 महीने तक बांध के रखने के लिए, मालवा से जजिया समाप्त करने के लिए, बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के लिए। उन्हें याद किया जाना चाहिए बर्बर आतंकियों के विरुद्ध भारतीय शक्तियों का एक मजबूत संघ बनाने के लिए। महाराणा सांगा की मृत्यु की कहानी भी अनोखी है। कहते हैं कि उन्हें उनके ही सामंतों ने जहर दे दिया था, क्योंकि खानवा के युद्ध में बाबर से पराजित होने के तुरंत बाद उन्होंने पुनः युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। वह भी तब जब उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। बुरी तरह से घायल होने, सेना और सहयोगियों का समर्थन खो देने के बाद भी युद्ध में उतर जाने का साहस युगों में किसी एक योद्धा में होता है। आप राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाओं का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें युद्ध करने से रोकने के लिए उनके ही प्रिय लोगों द्वारा उन्हें विष देकर मारना पड़ा था। मेवाड़ के राणा सांगा ने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेहरुनिसा से शादी की थी। इसके अलावा उन्होंने 3 और मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। किसी योद्धा का आकलन उसकी राजनीतिक कूटनीतियां विजय या पराजय से नहीं, बल्कि उसके शौर्य से होना चाहिए। उसका आकलन राष्ट्र के लिए लड़ने के जुनून से होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र किसी एक युद्ध में हार जाने से समाप्त नहीं होता। राष्ट्र तब पराजित होता है जब उनके नायकों की निष्ठा राष्ट्र के प्रति धूमिल हो जाती है। 1000 वर्षों के संघर्ष यात्रा में भारत अनेक युद्ध हारा है, पर उनके नायकों का शौर्य, संघर्ष और राष्ट्र के प्रति निष्ठा कभी पराजित नहीं हुआ। यही कारण है कि भारत हार कर भी जिंदा है, वरना दर्जनों राष्ट्र इतिहास में अपना अस्तित्व खो चुके हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस महान योद्धा के बारे में। अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध मेवाड़ के राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के उस सिंहासन पर बैठे जिसे कभी प्रतापी राजा महाराणा कुंभा ने सुशोभित किया था, और जिन्होंने मालवा के सुल्तान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो पैदा ही क्यों हुआ। ये वही महाराणा कुंभा थे जिनकी यशोगाथा की साक्षी कुंभलमेर के विशाल किले की प्राचीरें रही हैं। राणा सांगा ने भारतीय इतिहास के अत्यंत गंभीर अवसर पर इतिहास के रंगमंच पर कदम रखा था। उन्हें हिंदूपत अर्थात हिंदुओं का प्रमुख कहा जाता था। जब 16वीं सदी के शुरुआती दशकों में दिल्ली के अफगान सुल्तान कमजोर हो रहे थे, राजपूताना में राणा सांगा के नेतृत्व में हिंदू राजाओं का एक विशाल संगठन उभर रहा था, जो दिल्ली में अफगान सत्ता को खत्म करके हिंदुओं की सत्ता की स्थापना करना चाहता था। देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा, उदारता, शौर्य और एक शक्तिशाली मेवाड़ रियासत के प्रमुख के रूप में भारत में महाराणा सांगा की अलग ही प्रतिष्ठा थी। वे मेवाड़ के सबसे महान महाराणा थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ राज शक्ति और समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया था।
उन्हें मेवाड़ की प्रतिष्ठा का कलश माना जाता था। राणा सांगा अदम्य साहसी थे। एक भुजा, एक पैर और एक आंख खोने और न जाने कितने ही जख्म खाने के बावजूद वे महान पराक्रमी थे। महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय दिल्ली के अधीनस्थ इलाकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। सिकंदर लोदी के उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी ने 1517 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। राजस्थान के कोटा जिले में खतौली नामक स्थान पर दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में तलवार से राणा सांगा का बायां हाथ कट गया था और घुटने पे तीर लगने से वे हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। खतौली की पराजय का बदला लेने के लिए 1518 में इब्राहिम लोदी ने मियां माखन की अध्यक्षता में महाराणा सांगा के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजी, परंतु इस बार भी उसे हार का सामना करना पड़ा। इन विजयों के परिणाम स्वरूप राणा संग्राम सिंह के राज की सीमा आगरा के पास तक पहुंच गई। इब्राहिम लोदी का मानवर्धन करने से राणा सांगा की विजय गाथा की चर्चा सारे उत्तरी भारत में हुई, लेकिन यह गाथा यहीं खत्म नहीं हुई। सन 1519 में सुल्तान महमूद मेदिनी राय पे आक्रमण के लिए रवाना हुआ था। इस बात की खबर लगते ही सांगा भी एक बड़ी सेना के साथ गागरोन पहुंच गए। यहां हुई लड़ाई में सुल्तान की बुरी तरह से हार हुई। सुल्तान का पुत्र आसम खां इस युद्ध में मारा गया था तथा वह स्वयं भी घायल हुआ। महाराणा सांगा सुल्तान को अपने साथ चित्तौड़गढ़ ले गए, जहां सांगा ने उसे 3 माह कैद में रखा था। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से चंदेरी के किले के अलावा मालवा के अधिकांश हिस्सों पर राणा का कब्जा हो गया। मालवा में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद राणा सांगा ने मदनी राय को हिंदुओं पर लगाए जा रहे जजिया कर को खत्म करने का आदेश दिया। राजपुताने पर एक छत्र राणा सांगा ने अपने राजनीतिक कौशल, सैन्य प्रतिभा से सभी राजपूत राजाओं को संगठित किया और उन्हें एक छतरी के नीचे ले आए। उन्होंने अपना प्रभुत्व उत्तर में सतलज नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना नदी भरतपुर तक विस्तृत कर लिया था। इस प्रकार उस जमाने में भारत में उनका हिंदू साम्राज्य काफी विस्तृत था। बाबर अपने संस्मरण बाबरनामा में राणा सांगा को सबसे शक्तिशाली शासक बताता है, जिसने अपनी तलवार के बल पर ऊंचा स्थान हासिल किया था। कर्नल टॉड के अनुसार उनके पास 80,000 घोड़े, ऊंचे दर्जे के 7 राजा, 9 राव और 104 रावल थे। 500 हाथी उनकी सेना में थे। मारवाड़ और अंबेर उन्हें सम्मान देते थे और ग्वालियर, अजमेर, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, सिकड़ी, वही जो आज फतेहपुर सिकड़ी कहलाता है और जिसकी नगरी को वामपंथी जिहादी इतिहासकार अकबर द्वारा बसाया बताते हैं, रामपुर और आबू के राजा उन्हें अपना अधिपति मानते थे। बाबर ने अपनी कम सेना के बावजूद पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को पराजित किया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा जैसे वीर और महत्वाकांक्षी योद्धा ने इस विदेशी आक्रांता को देश से बाहर निकालने का संकल्प लिया और सभी राजपूतों के सहयोग से एक शक्तिशाली सेना जुटाई। राणा ने बयाना पर आक्रमण किया और वहां के गवर्नर मेहदी ख्वाजा को हराकर बयाना के किले में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया। राणा के साथ बहुत से शक्तिशाली सरदार हो लिए, जिसमें रायसेन का सिलहदी, हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी था। राणा ने मान लिया कि अब बाबर पर विजय हासिल करने के बाद महमूद लोदी को चित्तौड़ के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली का सिंहासन सौंप दिया जाएगा। अब बाबर ने एक सैनिक टुकड़ी बयाना की सहायता के लिए भेजी, लेकिन वहां के दुर्ग रक्षकों से मुठभेड़ में बाबर की सेना कामयाब न हो सकी और घबराकर भाग खड़ी हुई। पराजित सैनिकों ने वापस लौटने पर राजपूतों के शौर्य, साहस और वीरता के किस्से बाबर को सुनाए। इस समय तक बाबर सिकड़ी पहुंच चुका था, जहां राणा सांगा पहले ही खानवा के पास एक पहाड़ी पर चढ़ आए थे। खानवा वर्तमान भरतपुर राज्य का एक गांव था। यह आगरा के पश्चिम में 37 मील और सिकड़ी से 10 मील दूर था। बाबर ने 1500 सैनिकों का एक दल शत्रु की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेज दिया। ये भी बुरी तरह पराजित हुए और वहां से खदेड़ दिए गए। अब बाबर एक अत्यंत विषम स्थिति में पड़ गया था। उसकी सेना घबरा गई थी और राजपूतों के पराक्रम से भयभीत होने लगी थी। इसी बीच काबुल के ज्योतिषी महमूद शरीफ ने बाबर को बताया कि मंगल का तारा सामने है, इसलिए बाबर की फौज की हार जरूर होगी।
इससे मुगल सेना और घबरा गई और वापस लौटने की बात करने लगी। बाबर के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह किसी तरह अपने साथियों का साहस बढ़ाए। उसने राणा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। बाबर की ये युक्तियां कारगर साबित हुई और सैनिकों में उत्साह का संचार हुआ। एक निर्णायक संघर्ष खानवा में दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थी। 16 मार्च 1527 को प्रातः 9 बजे से लड़ाई शुरू हुई। राजपूतों के लिए मुगलों का तोपखाना भयंकर सिद्ध हुआ। 20 घंटे चले इस भयानक युद्ध में बाबर विजयी हुआ। राणा सांगा घायल हो गए और उनके अनुगामी उन्हें बसवा नामक सुरक्षित स्थान पर ले गए। राणा सांगा के सहयोगी हसन मेवाती और अन्य प्रमुख सरदार वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन महमूद लोदी साफ बचकर निकल गया। गंभीर रूप से घायल राणा सांगा की चेतना लौटी तो उन्हें बहुत निराशा हुई और उन्होंने खुद को रणथंभौर के महल में बंद कर लिया। उस समय बाबर ने खानवा से चलकर चंदेरी पर घेरा डाल रखा था। राणा सांगा ने तय किया कि वे बाबर से मुकाबला करने चंदेरी रवाना होंगे, लेकिन राणा के साथी सरदार अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने युद्ध से बचने के लिए राणा सांगा को जहर दे दिया। इसी जहर से 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मांडलगढ़ में हुआ। उधर बाबर ने राणा के निधन के एक दिन पहले ही चंदेरी के किले पर अधिकार कर लिया था। राणा सांगा का तो अंत हो गया, लेकिन राजपूतों के सौड़े ने बाद में भी एकाधी बार शत्रुओं को चुनौती दी। राजपूत कुछ साल में फिर उठ खड़े हुए और गुजरात के बहादुर शाह तथा दिल्ली के शेरशाह को उनसे मुकाबला करना पड़ा। जोधपुर के घेरे में तो राजपूतों ने शेरशाह से हुए युद्ध में इतनी वीरता प्रदर्शित की कि शेरशाह को लगने लगा कि वह हार जाएगा और साम्राज्य उसके हाथ से निकल जाएगा। राजपूत उच्च कोटि के वीर और साहसी सैनिक थे, लेकिन उनके सेनानायकों और स्वामियों ने उनकी वीरता का सही उपयोग नहीं किया। न उन्हें बेहतर घोड़े दिए, न उम्दा अस्त्र शस्त्र दिए और न ही विदेशों में अपनाए जा रहे युद्ध के नए तरीकों और आविष्कारों का उपयोग किया। उन्होंने बहादुर राजपूतों को युद्ध में प्राणोत्सर्ग करना तो सिखाया, लेकिन युद्ध जीतने के तरीके नहीं अपनाए। राजपूताने के बहादुर सैनिकों ने अपने शौर्य और आत्मसम्मान के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। राजपूताने की बात करें तो महिलाएं भी उनसे पीछे नहीं थीं। तभी तो राजपूत वीरांगनाएं युद्ध क्षेत्र में अपने पति के प्राणोत्सर्ग को उनकी पराजय से श्रेष्ठ कर मानते हुए यह कहने का साहस कर सकती थी कि हे सखी, यह अच्छा ही हुआ कि मेरा पति रण क्षेत्र में मारा गया। यदि वह पराजय के बाद घर भाग कर आता तो हमारा वंश लज्जित होता। ऐसी वीर प्रसूता भूमि में जन्मे योद्धाओं के शौर्य और प्राणोत्सर्ग की भावनाओं के अनगिनत उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। लेकिन इतिहास यह बताता है कि सिर्फ प्राण देने से युद्ध नहीं जीते जाते। बेहतर शस्त्र और सटीक रणनीति भी विजय हासिल करने के लिए जरूरी होते हैं।